स्वागत है प्लांट साइंस वर्ल्ड में आप सभी का। आज हम पैथोलॉजी सेक्शन की बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ जिसका नाम है ब्लैक और स्टेम रस्ट ऑफ वीट। ये डिज़ीज़ इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गेहूँ, आप जानते हैं हमारी पॉपुलेशन कितनी है, और दूसरी चीज़ हमारे यहाँ वीट का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है जितनी भी क्रॉप्स हैं, और स्पेशली साउथ इंडिया को अगर छोड़ दें तो हमारे नॉर्थ साइड लोग चावल खाना छोड़ देते हैं लेकिन रोटी खाना नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो बहुत कंजम्पशन है, तो उसमें होने वाली डिज़ीज़ है जो कि एक फंगल डिज़ीज़ है जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिकी। ठीक है, तो फंगल डिज़ीज़ है, ये वीट पे होती है, और क्योंकि वीट की कंजम्पशन बहुत है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन के कंजम्पशन में आती है, इसलिए ये डिज़ीज़ बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। यहाँ पे लिखा है वीट इज़ 6th मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप, मतलब 6वीं सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। ये बात वर्ल्ड वाइड की जाती है। ठीक है, इंडिया की बात करें तो मैं तो कहूँगी फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप। बहुत कंजम्पशन है वीट का। ग्रोन ईयरली ऑन 220 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, बहुत बड़ी ओवर पॉपुलेशन को फीड कराने के लिए बहुत ज़्यादा इसका ग्रो किया जाता है। पजेजेस नेट वर्थ, मतलब क्योंकि इसकी कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है, खपत इतनी ज़्यादा है, तो हम इससे कमाई भी अच्छी करते हैं, $22 बिलियन। वर्ल्ड ट्रेड इन वीट इज़ ग्रेटर देन फॉर ऑल अदर क्रॉप्स कंबाइंड। ठीक है, पूरे अगर संसार की बात करें तो अकेले वीट के कंजम्पशन से जितनी अर्निंग होती है, अगर आप नॉर्मल क्रॉप्स की बात करें तो 4-6 क्रॉप को ऐड करके आपकी उतनी अर्निंग होती है। इसीलिए अगर इसमें कोई डिज़ीज़ लगती है तो एक बहुत बड़ा लॉस होता है। वो लॉस हम कह सकते हैं 60 से 70% क्रॉप का नुकसान होता है। जो डिज़ीज़ हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ ब्लैक रस्ट ऑफ वीट। ठीक है, तो ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पैथोजन ऑन क्रॉप, बहुत बड़े लेवल पे मतलब ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रक्शन। ठीक है, वीट क्रॉप सफ़र फ्रॉम 3 टाइप्स ऑफ रस्ट। हम पढ़ तो रहे हैं एक ही, ब्लैक या स्टेम रस्ट, लेकिन रस्ट डिजीज़ जो होती है अलग अलग कलर के नाम से 3 तरह की यहाँ पे आपको बताई गई है। फर्स्ट वन जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ ब्लैक और स्टेम रस्ट ऑफ वीट पक्सीनिया ग्रैमिनिस स्पीशीज़ ट्रिटिकी। दूसरा जो है येलो और स्ट्राइप रस्ट कॉज्ड बाय पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस। ठीक है, थर्ड वन ब्राउन और लीफ रस्ट कॉज्ड बाय पक्सीनिया रिकॉन्डेटा। नेक्स्ट पे आएंगे, अगर हम इसके अकरेंस की बात करें तो ये वर्ल्ड वाइड है, जहाँ भी गेहूँ लगाया जाता है वहाँ पे ये डिज़ीज़ है। इंडिया की बात करें तो नॉर्दर्न पार्ट में, मैंने पहले भी बताया था, साउथ में इडली डोसे का चलन ज़्यादा है, वहाँ पे चावल की खपत ज़्यादा है। हमारे नॉर्थ में गेहूं की खपत ज़्यादा है। डिज़ीज़ जो होती है ये लेट मार्च में होती है, लगभग वो आपके गेहूं पकने का समय आ जाता है। अगर आप लोगों को पता हो, बैसाखी जो पड़ती है या जो नवरात्र वाली रामनवमी होती है हमारे यहाँ चैत वाली, उस टाइम पे गेहूं हमारे यहाँ कटता है और गेहूं की बालियाँ चढ़ाई जाती है। बैसाखी बहुत बड़ा हर्षोल्लास का होता है, उसमें चढ़ाया जाता है और उसके बाद पूरी गेहूं की फसल काट दी जाती है। तो लेट में होती है ये डिज़ीज़, इसलिए ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े लेवल पर नुकसान करे ही या डिज़ीज़ हो ही। ठीक है, मैच्योरिंग टाइप क्रॉप स्किल्स मच डैमेज, देखिए यहाँ पे वही लिखा है, क्योंकि वो लगभग क्रॉप का मैच्योरिंग टाइम होता है, तो एक बहुत बड़े डैमेज से कभी कल क्रॉप बच जाती है। ठीक, और अगर इन्फेक्शन होता है तो कहाँ होता है, क्रॉप के एरियल पार्ट्स में। कौन से हैं एरियल पार्ट्स, लीव्स हैं, लीफ शीथ है, स्टेम है। स्टेम जो होता है वो सबसे सीवियरली अफेक्टेड होता है। ठीक, क्वालिटी एंड यील्ड ऑफ ग्रेन रिड्यूस्ड, क्वालिटी उसकी घट जाती है
और जो ईल्ड होता है ग्रेन का वो घट जाता है। इन्फेक्टेड प्लांट प्रोड्यूस फीवर टिलर्स। टिलर्स जो गेहूं की बालियां होती हैं उन्हीं को कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस होता है वो एक तरीके से उनका। तो उसमें जो गेहूं होते हैं, सीड्स होते हैं ना, वो मोनोकॉट है। ये गेहूं क्या है? मोनोकॉट है। ठीक है। तो जो सीड्स होते हैं दैट इज़ स्मॉलर इन साइज़। फिर बात करेंगे डैमेज। अगर इन केस डिजीज़ हो ही जाती है तो जो आपका डैमेज है वो कितना होता है? मेजर डिजीज़ ऑफ वीट की ये बहुत मेजर डिजीज़ है, इसलिए पोटेंशियल थ्रेट टू द वर्ल्ड फूड सप्लाई। समझ रहे? पूरे दुनिया में इसका कंजम्पशन है तो एक बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन क्या खाएगी, क्या खिलाएंगे। हालांकि अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, इस तरह की चीज़ों से हम पार पा लेते हैं। More than $5 billion are lost due to cereal rust each year. Wheat black rust is a serious problem in ancient Greek and Rome. ग्रीस और रोम में पहले जो ब्लैक रस्ट था ये बहुत बड़ी समस्या थी। बहुत पुराने टाइम की बात हो रही है, अभी ऐसा नहीं है। इसके अलावा एक और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रोबीगेलिया फेस्टिवल। पहले जैसे ऐसा था ना, बहुत सारा अंधविश्वास होता था, तो उसमें क्या करते थे कि सेक्रीफाइस करते थे रेड एनिमल्स की, मतलब ऐसे एनिमल जिनका थोड़ा सा रस्टी या रेड कलर होता है, उनकी बलि दी जाती थी। और उनमें कौन से आते हैं? डॉग्स, फॉक्सेस एंड काऊ। ठीक है, कुत्ते, भेड़िए और गाय। क्या करने के लिए ये ऐसा काम करते थे? इनका ये मानना था कि रस्ट गॉड है रोबिगो, उनको खुश करने के लिए कि भैया हमारे गेहूं पे ऐसी कोई डिजीज़ ना लगे क्योंकि हमारा उससे पेट भरता है। एक तरह का अंधविश्वास है कि ये एक दैवीय आपदा है। ठीक है, जहाँ पे हम जो रस्ट गॉड रोबिगो हैं, अगर इस तरह से जानवरों की बलि चढ़ाएंगे तो खुश हो जाएंगे और हमारे यहाँ ये दैवीय आपदा नहीं होगी। लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं हैं, मान लीजिए कभी पूछ लीजिए टर्मिनोलॉजी। माइलस्टोन्स की बात करते हैं। जिन साइंटिस्ट ने इस पर्टिकुलर फंगस या इस डिज़ीज़ पे काम किया है, 1767 में इंडियन साइंटिस्ट फॉन्टेना एंड टोजेटी ने इंडिपेंडेंटली प्रोवाइड किया फर्स्ट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेम रस्ट फंगस इन वीट। ठीक है। 1797 में परसून ने इसे पक्सीनिया ग्रैमिनिस नाम दिया। 1884 में टुल्सेन ब्रदर ने रिकॉग्नाइज किया दैट सम रस्ट फंजाई कैन प्रोड्यूस मेनी एस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्पोर स्टेज। ठीक है, टुल्सेन ब्रदर ने कि मतलब रस्ट फंजाई में 5 स्पोर की स्टेज आती है, इनकी बड़ी लंबी साइकिल होती है। 1865 में एंटोन डिबेरी ने डिमॉन्स्ट्रेट किया इसकी हेट्रोशियस लाइफ साइकिल ऑफ द रस्ट फंगस विद पक्सीनिया ग्रैमिनिस। देखिए, हेट्रोशियस लाइफ साइकिल होता है कि जब दो बिल्कुल ही डिफरेंट होस्ट हों। ठीक है, वीट तो इसका प्राइमरी होस्ट है, गेहूं का पौधा, लेकिन जो इसका दूसरा होस्ट है दैट इज़ बारबेरी प्लांट। बारबेरी प्लांट डाल के इंटरनेट पे इमेज देखिएगा इसकी। बारबेरी प्लांट मेडिसिनल प्लांट है। ठीक है, इसका बहुत सारा यूज़ है। स्किन इन्फेक्शन वगैरह को रोकने में यूज़ होता है, डायबिटीज़ में यूज़ होता है, अल्सर वगैरह, मतलब एक तरह से प्यूरीफायर का काम करता है। कुछ ब्लड प्यूरीफायर जो मार्केट में मिलती है ना, टॉनिक, उनमें ये मिक्स होता है। इवन आप बारबेरी लीव्स, मतलब अलग अलग प्लांट का पार्ट यूज़ होता है अलग अलग डिजीज़ में। होम्योपैथी में भी बहुत यूज़ होता है, मदर टिंचर जो मिलता है उसमें। तो बारबेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है जो कि इस डिज़ीज़ का अल्टरनेटिव होस्ट है। कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करें, पक्सीनिया ग्रैमिनिस फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय परसून इन 1797। ठीक, इट्स ट्रू लाइफ साइकिल वॉज एक्सप्लोर्ड इन 1865। इसकी जो सही से लाइफ साइकिल बताई गई वो 1865 में डिबेरी ने इसको बताया, अपना एक एक्सपेरिमेंट किए और इस लाइफ साइकिल के बारे में और डिटेल व्यू रखा। पक्सीनिया ग्रैमिनिस नीड्स 2 होस्ट, 2 होस्ट चाहिए उसको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें आपका प्राइमरी वीट है और दूसरा बारबेरी अल्टरनेटिव होस्ट है इसका। पैथोजन के कैरेक्टर्स की बात करें, द पैथोजन इज़ एन ऑब्लिगेट पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब परजीवी है, ऑब्लिगेट का मतलब पूरी तरह से उसी पर डिपेंड है। होस्ट गया तो गया, काम ख़त्म। ठीक है, तो होस्ट रहेगा तो ये डिजीज़ रहेगी। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट मतलब बेचारा कहते हैं ना, अपने से कुछ नहीं कर सकता। होस्ट है तो उसका काम चलता रहेगा, होस्ट ख़त्म, काम ख़त्म। ठीक है, इट कैन नॉट एग्जिस्ट एज सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट की तरह ऐसा नहीं है कि मरे हुए पे
नहीं ये अपनी जीविका चला सकता है। मोस्ट फंजाई ओनली द टीलियोस्पोर्स आर अडॉप्टेड टू सर्वाइव अपार्ट फ्रॉम लिविंग होस्ट प्लांट फॉर मोर देन फ्यू मंथ। देखिए 5 तरह के स्पोर बनते हैं, उसमें जो टीलियोस्पोर होता है ये लंबे टाइम तक सर्वाइव करता है। फंजाई का जब आप लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा फंजाई के क्लासिफिकेशन की। ये बेसिडियो माइकोटेना ग्रुप के जो फंगस होते हैं उनमें टीलियोस्पोर्स बनता है। मैंने आपको फंजाई का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से बताया था, ABCDOZ। ABCD याद रखना है, एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स, काइटोडियोमाइसीड्स, ड्यूटरोमाइसीड्स, oomaइसीड्स और जाइगोमाइसीड्स। ठीक है, एक रिवीजन कर लीजिएगा उस वीडियो का, ऑलरेडी मैंने डाल रखा है। पक्सीनिया ग्रैमनिस जो है ये हेट्रोशियस है एंड पॉलीसाइक्लिक है। हेट्रोशियस का मतलब इसके जो 2 होस्ट हैं बिल्कुल अलग हैं, एक आपका क्रॉप है और एक मेडिसिनल प्लांट है। पॉलीसाइक्लिक का मतलब आप 5 तरह के स्पोर्स पढ़ रहे हैं, तो इसकी जो साइकिल होती है ना अलग अलग चलती रहती है, लंबी है, कंप्लीट करने के लिए ये उसी में घूमता रहता है। कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करें, फंगल डिजीज़ है किंगडम फंजाई, डिवीज़न यूमाइकोटा, सब डिवीज़न बेसिडियोमाइकोटेना, क्लास टीलियोमाइसीड, ऑर्डर यूरिडिनेल्स, फैमिली पक्सीनिएसी, जीनस पक्सीनिया, स्पीशीज़ ग्रैमनिस। डिजीज़ देखिए कितना क्लियर कट दिखाया गया, कैसे लगती है। पूरी जो वीट की स्टेम है ये देखिए रस्ट, पूरा जैसा लग रहा है फंगस उसको एकदम पूरा चारों तरफ से घेर लिया है। टाइप्स ऑफ स्पोर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। फंगल पैथोजेनिज्म मैक्रोसाइक्लिक, बड़ी साइकिल होती है। हेट्रोशियस कई बार बता चुके, कंप्लीटिंग इज लाइफ साइकिल, इसकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें 5 डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स मिलते हैं, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। द फर्स्ट वन इज़ यूरिडोस्पोर जो कि वीट पे बनेगा। सेकेंड जो है टिलिटोस्पोर, ये अगेन वीट पे ही होता है। थर्ड जो है बेसिडियोस्पोर, ये हो मतलब राइस तो वीट पे ही होता है, लेकिन ये विंड के द्वारा ब्लो करता है इधर उधर और ये जर्मिनेट करता है बारबेरी पे। तो यहाँ पे वीट और बारबेरी दोनों लिख सकते हैं, लेकिन मैंने लिखा नहीं है। पिकनियोस्पोर जो होता है ये आपका बारबेरी प्लांट पे बनता है, और एसियोस्पोर जो होता है ये भी बारबेरी प्लांट पे बनता है। इसको याद कर लीजिएगा, 5 तरह के स्पोर, UTBPA। ठीक है, ए है, बी है, BP है, ब्लड प्रेशर है, जैसे याद करिएगा UTBPA। ठीक है, कौन सा वीट पे है कौन सा बारबेरी पे है, आगे जैसे बताते जाएंगे क्लियर हो जाएगा आपको। लाइफ साइकिल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 2 न्यूक्लियाई एक दूसरे के पास आते हैं मैच्योर टिलिटोस्पोर्स की, जो कि फ्यूज़ करते हैं टुगेदर। न्यूक्लियाई के फ्यूज़न को हम कैरियोगेमी कहते हैं। व्हेन इट इज़ स्टिल ऑन वीट ड्यूरिंग रेस्टिंग पीरियड इन सॉइल रिजल्टिंग इन डिप्लॉयड न्यूक्लियस। रेस्टिंग पीरियड में वीट पे 2 न्यूक्लियाई फ्यूज़ करते हैं जो कि डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाते हैं। जो डिप्लॉयड सेल होती है उसे प्रोमाइसिलियम कहते हैं, बेसिडियम। मियोसिस हो जाता है यानी रिडक्शन डिवीज़न होता है, तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल बनती है, 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियस बनते हैं। जो 4 सेल्स होती हैं ये प्रोड्यूस करती हैं 4 बेसिडियोस्पोर और स्टेरिगमेटा। ठीक है, मैच्योर बेसिडियोस्पोर्स आर फोर्सिवली डिस्चार्ज। जो मैच्योर बेसिडियोस्पोर होते हैं वो बाय फोर्स डिस्चार्ज किए जाते हैं, आर टेकन अवे बाय द विंड। ठीक है, हवा के द्वारा आगे जाते हैं वो। फॉल ऑन बारबेरी लीव्स एंड जर्मिनेट देयर, यही मैं बता रही थी कि जो बेसिडियोस्पोर स्टेज है वो एराइज तो होती है वीट से, लेकिन वो विंड के द्वारा फॉल करती है बारबेरी प्लांट पे और जर्मिनेट वहाँ पे करती है। दे डेवलप फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड पिकनिया और स्पर्मोगोनिया ऑन द अपर surface of barberry leaf. Pycnia are osteolate consist of pycnia or spermatogonia on the upper surface of barberry leaves. Dikaryotic mycelium thus developed from another structure acia on the lower surface of the barberry leaf. ठीक है, acia cup shaped acidial cup having asiospores. Asiospores produce germ tube which infect only wheat and never barberry. ठीक है, सब ध्यान रखने वाली चीज़ है। जो एसियोस्पोर्स होते हैं ये हमेशा वीट को इन्फेक्ट करेंगे, बारबेरी को नहीं। द वीट प्लांट दस इन्फेक्टेड विथ एसियोस्पोर्स प्रोड्यूस यूरिडोपस्ट्यूल्स कंटेनिंग यूरिडोस्पोर्स. Very interesting aspect of this rust causing pathogen which has been studied in the recent past in India
and elsewhere is that the life cycle has least concern with disease cycle and annual recurrence। ठीक है, 5 तरह के स्पोर बनते हैं, 2 होस्ट हैं इसके, प्राइमरी होस्ट वीट है, दूसरा बारबेरी है। तो बहुत मतलब डिजीज़ साइकिल जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे जाके कुछ कुछ स्पोर बना के भी ये अपना काम करते रहते हैं। डिजीज़ साइकिल कंसर्न विद यूरिडोस्पोर, यूरिडोस्पोर से ही जो आपकी डिजीज़ साइकिल होती है चलती है। डिजीज़ साइकिल की बात करें, पेरिनेशन आती कहाँ से है, जो टिल्टोस्पोर होता है आपका, टिल्टोस्पोर कूलर रीजन में एज सच डॉर्मेंट फॉर्म में पड़ा रहता है, और ये जो टिल्टोस्पोर होता है मतलब 18 महीने तक एज सच पड़ा रह सकता है, और जब इसको ठंडे से गर्म जगह पे आता है, टेम्परेचर वेरिएशन मिलता है, तो वहाँ पे ये जर्मिनेट करता है और अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। हाई टेम्परेचर इन इंडियन प्लेन्स आफ्टर हार्वेस्ट ऑफ वीट। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ अप्रैल में गेहूँ कटता है ना, मार्च अप्रैल से कटने लगता है, पक गई रहती है, तो उसके बाद क्या होता है कि इंडियन प्लेन में टेम्परेचर हमारे यहाँ गर्मी में और बढ़ता जाता है बहुत ज़्यादा, 40-45, तो उसमें जो होता है यूरिडोस्पोर और टिल्टोस्पोर जो होता है मर जाते हैं, वैसे पूरी तरह से तो नहीं मरते हैं भाई। स्टेम रेस्ट अपीयर लेट एट द एंड ऑफ मार्च एंड अप्रैल। ये जो डिजीज़ होती है ये लेट में अपीयर होती है, एंड ऑफ मार्च या अप्रैल, और वो हमारी क्रॉप का मैच्योरिंग टाइम होता है, हमारी फसल पक चुकी होती है, अगर हम उसे टाइमली काट लेते हैं तो इस तरह के डिजीज़ के इफ़ेक्ट होने से बच जाते हैं। डिसिमिनेटिंग यूरिडोस्पोर्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। जो यूरिडोस्पोर डिसिमिनेट होते हैं हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह, वो इन्फेक्शन के प्राइमरी सोर्स हैं। डिजीज़ साइकिल पक्सीनिया की दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन बिकॉज इंटरनेट से है तो बहुत बढ़िया तो नहीं है ये, फिर भी प्राइमरी होस्ट पे जैसे आपने अभी देखा था कि कौन कौन से स्पोर्स जो होते हैं वो प्राइमरी होस्ट पे बनते हैं, तो याद रखिएगा यूटी, यूरिडोस्पोर और टिल्टोस्पोर। ठीक है, बाकी जो हैं आपके क्या, ABP, ठीक, एसियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स और पिक्नियोस्पोर्स, ये आपके अल्टरनेटिव होस्ट पे रहते हैं। तो इस पूरी लाइफ साइकिल में लगभग इतना ही दिखाने, यहाँ पे अल्टरनेटिव होस्ट बारबेरी प्लांट रहेगा, और प्राइमरी होस्ट पे आपका यूरिडोस्पोर बनता है, टीलियल स्टेज लिखा है टिल्टोस्पोर, UT वीट पे होता है, UT। ठीक है, और बाकी के जो 3 हैं, जैसे कि बेसिडियोस्पोर बनता तो यहाँ लेकिन जर्मिनेट होता है बारबेरी पे, और इसी तरह बाकी जितने भी हैं, बेसिडियोस्पोर लिखा है ना, इसी तरह से एसियोस्पोर है और पिक्नियोस्पोर है, ये इतने स्पोर जो होते हैं बारबेरी प्लांट पे इनका बनते हैं या जर्मिनेट करते हैं। मोड ऑफ स्प्रेड की बात करेंगे, प्राइमरी मोड ऑफ स्प्रेड जो है यूरिडिनोस्पोर्स है, एंड एसियोस्पोर्स जो होते हैं विंड बॉर्न होते हैं। सेकेंडरी स्प्रेड जो है, रेन इज़ नेसेसरी फॉर इफेक्टिव डिपोजिशन ऑफ यूरिडोस्पोर्स इन्वॉल्व इन रीजनल स्पोर ट्रांसपोर्ट। टीलियोस्पोर रिमेन विद द स्ट्रॉ। ठीक है, टीलियोस्पोर जो होता है वो जो गेहूँ कटती है तो उसकी भूसी उसी जो बची रहती है ना, उसी के साथ लगे रहते हैं। ये वीट की रस्ट साइकिल में प्राइमरी और सेकेंडरी इनोकुलम की बात किया है, कैसे कैसे होता है देखिए। यूरिडोस्पोर ब्लोन इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी इनोकुलम, बारिश होगी और फिर ये वहीं पे मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी होते हैं बारिश के पानी के थ्रू। और बाकी जो होते हैं लीफ रस्ट, स्टाइप रस्ट, स्टेम रस्ट लिखा है, ये सारे जो होते हैं फंगस ओवर विंटर्स, ठंडी में ऐसे पड़े रहते हैं, जब गर्मी आती है इनको फेवरेबल सिचुएशन मिलता है तो ये जर्मिनेट करते हैं, अगेन ये वीट को इन्फेक्ट करते हैं, बारबेरी इनका अल्टरनेटिव होस्ट है। प्राइमरी इन्फेक्शन, यूरिडोस्पोर सोर्स ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन। ठीक है, दे जर्मिनेट ऑन हेल्दी होस्ट गिविंग राइज टू डाइकैरियोटिक माइसीलिया। The mycelia so produced enter inside the host, frequently branch, spread in the intercellular spaces, develop uridopustules. Secondary infection, uridospore produced as the source of primary infection are the main source of secondary infection. यूरिडोस्पोर जो होता है वो प्राइमरी इन्फेक्शन से प्रोड्यूस होता है, ये सेकेंडरी इन्फेक्शन का सोर्स होता है। यूरिडोस्पोर जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू क्रॉप विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, 5 से 6 दिन सिर्फ लगता है। मेन जो सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल है इन वन ग्रोइंग सीजन,
सो यूरिडोस्पोर्स कॉल्ड रिपीटिंग स्पोर्स, ठीक है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स का मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स जो इस पर्टिकुलर डिजीज़ को ग्रो करने के लिए फेवरेबल सिचुएशन प्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या है, टेम्परेचर जो होता है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है। मिनिमम, ऑप्टिमम और जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है यूरिडोस्पोर के जर्मिनेशन के लिए, दैट इज़ 20, 24 एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ह्यूमिडिटी फैक्टर जो होता है आपको पता है, जहाँ भी मॉइस्चर होगा फंगस ग्रो करेंगे ही। ह्यूमिडिटी जो होता है ये डिटरमाइन करता है रस्ट के इन्फेक्शन को। वाटर एंड ड्यू डिपोजिशन, पानी रहेगा, ओस की बूंदें रहेंगी, नमी रहेगी सरफेस ऑफ लीव्स पे, तो वहाँ पे भी इनके जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट होंगी। मैनेजमेंट, सारी चीज़ों के बावजूद अगर डिजीज़ हो ही जाती है तो आप मैनेज कैसे करेंगे। फंगल डिजीज़ है, एंटी फंगल कुछ स्प्रे रखिए, ठीक है। अल्टरनेटिव होस्ट जो है इसका फंगस ग्रो वेल ऑन अल्टरनेटिव होस्ट, ठीक है। अल्टरनेटिव होस्ट पे भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। इसलिए आप उसे डिस्ट्रॉय करिए या रिमूव करिए कि आपकी डिजीज़ रुकी रहे, ठीक है। लेकिन बारबेरी एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट भी है। मिक्स्ड क्रॉपिंग ऑफ वीट एंड बार्ले, ये अच्छा काम है, ठीक है। कुछ मिक्सिंग कर दीजिए, गेहूं के साथ जौ लगा दीजिए, तो उससे क्या होता है ना कि इनको फलने फूलने की आशंका थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि इनका होस्ट तो वीट है, बार्ले नहीं है, ठीक है। तो फेवरेबल सिचुएशन का थोड़ा सा कम हो जाता है इनका। रिडक्शन इन प्रपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन, NPK फर्टिलाइज़र जो है इसका यूज़ करके आप डिज़ीज़ को कम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अगर हम केमिकल्स की बात करें, कुछ केमिकल्स भी अवेलेबल हैं जैसे कि सल्फ़र डस्ट, जिनेब, मानेब, जिंक फोलियर स्प्रे, जो कि आप 15 डेज़ के इंटरवल पे डालते रहिए। इसके अलावा डाइथेन है, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ फंजीसाइड्स हैं जिन्हें आप फोलियर स्प्रे, उनके पत्तियों पे स्प्रे करिए या सीड के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि हमारे यहाँ टाइम टू टाइम डिज़ीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ रिलीज़ की जाती हैं, रिसर्च किया जाता है कि कैसे इस पर्टिकुलर डिज़ीज़ से हम अपनी क्रॉप को बचाएं। तो आप डिज़ीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का यूज़ करिए गेहूं की, जो अलग अलग नाम से होती हैं, सोनरा है, HD2278 है। तो ये सारे मैनेजमेंट के तरीके हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो। प्लीज़ अच्छे से पढ़िए और मुझे फीडबैक देते रहिए। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।